स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। विभिन्न प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है रेगुलर, उसी सीक्वेंस में आज फिर आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। आज के जो सारे प्रश्न होंगे वो होंगे पशुपालन से संबंधित, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मली पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, गाय की किस नस्ल को लोला कहा जाता है? गाय की किस नस्ल को लोला कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, नागौरी, साहिवाल, मालवी या थारपारकर। तो याद रखिएगा, गाय की जो नस्ल है साहिवाल, गाय की जो नस्ल है साहिवाल, इसे लोला कहा जाता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इसकी जो स्किन होती है, इसकी जो त्वचा होती है वो ढीली होती है। इसकी जो त्वचा होती है वो ढीली लटकी हुई होती है, ढीली या लटकी हुई होती है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? लोला कहा जाता है। तो याद रखिएगा, साहिवाल नस्ल को सामान्य बोलचाल की भाषा में लोला भी कहा जाता है। और साहिवाल पे जो प्रश्न बनता है वो आपको पिछले भी बताया हुआ था पिछली कक्षाओं के अंदर की, साहिवाल का दूध सबसे मीठा होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है कि सबसे अधिक मूल्य वाली गाय की सबसे अधिक मूल्य वाली भारवाही नस्ल कौन सी है? विकल्प दे रखे हैं आपको, नागौरी, राठी, कांकरेज या मेवाती। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, भारवाही नस्लों में जो सबसे अधिक मूल्य वाली नस्ल है वो नस्ल है कांकरेज। याद रखिएगा आप, कांकरेज भारत में सबसे भारी नस्ल भी इसे ही कहा जाता है, सबसे भारी नस्ल किसे कहा जाता है? कांकरेज को। और सबसे अधिक मूल्य वाली भारवाही नस्ल अगर आपसे पूछें तो उसका भी आंसर क्या होगा? कांकरेज। आगे देखते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सवाई चाल किस नस्ल की विशेषता है? सवाई चाल किस नस्ल की विशेषता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, कांकरेज, देवनी, अमृत महल या सभी। तो याद रखिएगा, ये जो शब्द है सवाई चाल, ये सवाई चाल हम नॉर्मली यूज करते हैं किसके लिए? कांकरेज के लिए। तो याद रखिएगा, सवाई चाल किस नस्ल की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? कांकरेज। नेक्स्ट देखिएगा, गार्निश एक नस्ल है, विदेशी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल पूछा है आपसे कि इसका उत्पत्ति स्थल कहां है? विकल्प दे रखे हैं आपको, स्कॉटलैंड, फ्रांस, जर्मनी या हॉलैंड। तो गार्निश जो नस्ल है इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो याद रखिएगा, इसका उत्पत्ति स्थल कहां पर है? फ्रांस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। गार्निश नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए गाय की विदेशी नस्ल है जिसका आप नाम जानते हो जर्सी, एक होता है एचएफ जिसे आप जानते हो होलिस्टीन फ्रीजियन के नाम से। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, जर्सी गाय के दूध में फैट, वसा की मात्रा कितनी होती है? विकल्प दे रखे हैं आपको, 5.5, दूसरा विकल्प दे रखा है 4%, तीसरा विकल्प दे रखा है 3.5%, चौथा विकल्प दे रखा है आपको 9.0%। क्वेश्चन ये पूछा गया है, जर्सी गाय के दूध में कुल वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो एग्जैक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 5.5। तो याद रखिएगा आप, अगर आपसे जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5। नेक्स्ट देखिएगा, गाय की एक नस्ल है अंगोल, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गाय की एक नस्ल है अंगोल। इसका प्राकृतिक आवास कहां माना जाता है? मतलब सामान्य रूप से नेचुरली वो कहां पे रहना सबसे अच्छा प्रीफर करती है, या वहां का वातावरण उसके लिए सबसे अच्छा सूट करता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो याद रखिएगा, एक जगह है गुंटूर, गुंटूर ये इसका मेन जगह है, मेन प्राकृतिक आवास माना जाता है। और गुंटूर कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, एपी, आंध्र प्रदेश में। इस कारण से अगर आपसे पूछें कि गाय की अंगोल नस्ल का प्राकृतिक आवास कहां माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जहां पे एक जगह है उसका नाम है गुंटूर। याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
देखिए, नॉर्मली पशुओं में बीमारियों का आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, जैसे उसमें एफएमडी होता है, खुरपका मुंहपका रोग बोलते हैं जिसे फुट एंड माउथ डिजीज। एजेस आपने सुना होगा, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जिसे हम बोलते हैं गलगोटू रोग। तीसरा नाम लिखा हुआ है एंथ्रेक्स, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। आपको ध्यान होगा एंथ्रेक्स को हम क्या बोलते हैं? अति उग्र रोग। अति उग्र रोग। यहाँ प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा रोग है जो मनुष्य में फैल सकता है पशुओं से। तो आपको याद होगा जब हमने एंथ्रेक्स रोग पढ़ा था तो हमने बताया था कि एंथ्रेक्स रोग के में पशु जब मर जाता है तो उसको हम जलाते भी नहीं है, उसको गाड़ देते हैं, जिससे उसका जो बैक्टीरिया है बेसिलस एंथ्रेसिस वो आगे पशुओं में मनुष्यों में नहीं फैल पाए। तो याद रखिएगा मनुष्य में पशुओं से होने वाली जो बीमारी है उसका आंसर है एंथ्रेक्स। शेफर्ड्स वॉल बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा एंथ्रेक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंथ्रेक्स, जो किससे होता है अगर आपसे पूछ ले तो आप जानते हो, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, बैक्टीरिया। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कि मनुष्य में पशुओं से कौन सा रोग फैल सकता है, विकल्प चाहे कुछ भी दे रखा हो, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? एंथ्रेक्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बछड़े को और गाय को पालने की दो विधियां होती है, सकलिंग होती है, एक वीनिंग होती है, आप जानते हो। यहां प्रश्न पूछा गया है बछड़े को मां से अलग करना क्या कहलाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, कैस्ट्रेशन जिसको बंधियाकरण बोलते हैं, आप जानते हो, वीनिंग, वेलोइंग या कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा बछड़े को मां से अलग करना क्या कहलाता है? वीनिंग कहलाता है। मीनिंग बछड़े को मां से अलग करके पालना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनिंग। नेक्स्ट देखिएगा, स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति। देखिए, पशु में स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति किस परत से होती है? नॉर्मली आप जानते हैं परत तीन प्रकार की होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहां पूछा है आपसे कि पशुओं की स्तन ग्रंथियों की जो उत्पत्ति होती है वो किस परत से होगी? मेसोडर्म, एक्टोडर्म या एंडोडर्म या सभी? तो याद रखिएगा पशुओं की स्तन ग्रंथि का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सी परत होगी? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से इसका निर्माण होता है मेमरी ग्लैंड्स का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति किस परत से होती है तो उसका आंसर है एक्टोडर्म, जिसको बाह्यडर्म बोलते हैं, बाह्य परत बोलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो करीब करीब बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। मिल्क फीवर का कारण क्या है? मिल्क फीवर को बोलते हैं दुग्ध ज्वर। दुग्ध ज्वर, इसका कारण क्या है? विकल्प दे रखे हैं आपको, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की कमी या कोई नहीं। तो मिल्क फीवर जो रीजन होता है उसका रीजन है कैल्शियम की कमी। यह एक आहार जनित रोग बोल सकते हो, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल सकते हो, आहार जनित। आहार जनित रोग में एक नाम आपने जरूर सुना होगा, वो नाम कहलाता है आफ्रा, टिम्पेनाइटिस। ज्यादा गीला हरा चारा खाने से पशु का पेट फूल जाता है और उससे डोल की आवाज आने जैसा महसूस होता है, उससे हम बोलते हैं आफ्रा। जो भी आहार जनित रोग है कैसे होता है? ज्यादा गीला हरा चारा खाने से। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है मिल्क फीवर की का रीजन क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी। साइलेज, देखिए हम दो चीजों की बात करते हैं जब हम पोषक पदार्थों की बात करते हैं जो पशुओं को खिलाया जाता है। एक हे होता है HAY है, और एक होता है साइलेज। यहां पूछा गया आपसे साइलेज का पीएच क्या होता है? तो याद रखिएगा साइलेज का जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है, ये बात सही है, लेकिन अम्लीय में भी सारे ऑप्शन अम्लीय की हैं, 3, 4, 5, 6। लेकिन याद रखिएगा अगर आपको साइलेज का पूछे पीएच तो उसका आंसर हो जाएगा 4.0 पीएच। ठीक है, पीएच शब्द की खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। और पीएच का अगर फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला होता है -1/log H+, ये पीएच का फॉर्मूला है। और इसकी खोज किसने करी थी? सोरेनसन वैज्ञानिक ने करी थी। और अगर आपसे साइलेज का पीएच पूछे
तो साइलेज के पीएच का जो मान होगा वो क्या होगा, 4 होगा, याद रखिएगा आप। देखिए, पशुओं में कौन सा हार्मोन दूध उतरने से रोकता है। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, उसमें था कि कौन उतारता है। अब आपको पूछा है कि दूध उतारने से कौन सा रोकता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, ऑक्सीटोसिन, एड्रिनलिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न ये बना है कि कौन सा हार्मोन दूध उतरने से रोकता है। पहले हमने पढ़ा था कौन दूध उतारता है, मिल्क लेट डाउन, वहां पे हमने उसका आंसर बताया था ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे प्रश्न पूछा है पशुओं में कौन सा हार्मोन दूध उतरने से रोकता है। तो याद रखिएगा उस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन। एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो इसको दूध को उतरने से रोकता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, पशुओं को खिलाई जाने वाली है, जो मैंने अभी बताया था आपको, पशुओं को खिलाई जाने वाली है में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। विकल्प खिलाई, छोटा नहीं, छोटा आएगा यहाँ पे खिलाई। खिलाई जाने वाली है में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10, 15, 20 या 25%। तो याद रखिएगा जब भी हम है की बात करते हैं तो उस पर जो नमी रखते हैं वो नमी हम रखते हैं 15%। तो अगर आपको है में नमी पूछे तो उस नमी का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो अगर आपसे है की बात करें तो उसका आंसर होगा, नमी उसमें कितनी होगी, मॉइस्चर उसमें कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे आप, 15%। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है। विकल्प दे रखे हैं आपको 96, 97, 98, 99। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। घी में वसा मैक्सिमम होती है, अधिकतम से अधिकतम जो भी आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वही उसका आंसर है। और घी में वसा की मात्रा जो होती है वो होती है, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 99% इसमें घी में वसा की मात्रा होती है। तो देखिए, आज मैंने आपको पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया। इसी तरह की सीरीज आपके सारे एग्जाम तक रेगुलर चलती रहेगी। तो इस कारण से आपको जब भी प्रश्नों की आवश्यकता हो, आप एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर पर विजिट कर सकते हैं। इसी चैनल पे आपको रेगुलर सारी अपडेट मिलती रहेगी आगे वाली सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।